Hello friends, I welcome you all back to our channel UPSC Educare. You all know we have started the NCERT series. We have started with class 6th History NCERT, and till today in the past 6 days we have completed the first 6 chapters. Today we are going to begin with the 7th chapter. The chapter is From a Kingdom to an Empire. I already told you what a kingdom is, just giving you a swift recall. When a ruler rule इन ए सर्टेन रीजन, एक रीजन में रूल कर रहा है, ठीक है, छोटे से एरिया में, वी कॉल इट एज किंगडम. जब इसी राज्य का जो इलाका है, जो एरिया है, वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, वी कॉल इट एज एम्पायर. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको मालूम होना चाहिए. फर्दर मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, दैट इज डायनेस्टी, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू यूज द टर्म मौर्यन डायनेस्टी इन दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन. ठीक है, नंदा डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो मैं यूज़ करूँगी. तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि मैम ये डायनेस्टी क्या होती हैं. मैं आपको ये वर्ड क्लियर कर देती हूँ. जब एक जगह पे एक ही फैमिली के बहुत सारे रूलर्स हो जाते हैं ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वी कॉल सच सिचुएशन एज डायनेस्टीज, वी कॉल सच एम्परर्स एज डायनेस्टी. लाइक फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्त जो है मौर्य, वो थे. उनके बाद उनके बेटे बिंदुसारा जो है वो राजा बनते हैं. उनके बाद उनके बेटे अशोक राजा बनते हैं. तो देखो, दादा थे, फिर पापा आए, फिर बेटा खुद आया. तो ये जो क्या है, वन जनरेशन से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ये जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो रूलर्स बने हैं एक ही फैमिली के, तो हम उनको क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं. आई होप आपको ये समझ आया होगा. तो ये कुछ बेसिक वर्ड से बता दिया. ये डायनेस्टी आपके बुक जहाँ पे ये चैप्टर शुरू हो रहा है ना बुक में, उसी के फर्स्ट पेज पे एकदम लास्ट में एक बॉक्स में ना दिया होगा, तो आप इसको वहाँ से भी फर्दर रीड कर सकते हो. नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. चैप्टर में क्या दिया है, ये इमेज दिख रही है सबको, जाना पहचाना है ना, इंडिया का नेशनल एम्बलम है. ओके, क्या है इंडिया का नेशनल एम्बलम. हाल फिलहाल तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. आफ्टर ऑल हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे लगाया गया है एम्बलम. ठीक है, तो अब है क्या एग्जैक्टली, ये लिया कहाँ से गया है, ये एक पिलर है. ठीक है, कहाँ पर, सारनाथ में. सारनाथ में एक पिलर है और वहाँ से जो है हमने हमारा नेशनल एम्बलम जो है लिया है. ये आपका अशोक चक्र भी है. ठीक है, अब अगर बात की जाए कि ये जो नेशनल एम्बलम हमने लिया इसे किसने बनाया, तो ऐसे माना जाता है कि अशोका नाम के एक रूलर थे. उनके जो ये पिलर इंस्क्रिप्शंस है उस पे हमें ये आपके जो पिलर है ना उस पे ये लायंस कार्व्ड आउट हमें मिले हैं. अब अगर इन लायंस की बात की जाए तो टोटल कितने हैं विजिबल, तो 1 2 3, 3 विजिबल है. तो क्या 3 ही लायन है, नहीं, देयर आर टोटल 4 लायंस. तो वेयर इज द फोर्थ वन, हियर, 1 2 3 4. So if you are standing this side, you won't be able to see this side. This will be visible, that will be visible and this will be visible. एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ठीक है, तो आप मेरे राइट साइड देख सकते हो, मेरा लेफ्ट साइड देख सकते हो, मेरा फ्रंट साइड देख सकते हो, बट नॉट माई बैक साइड. इफ़ आई एम स्टैंडिंग फेसिंग यू, मेरा मुंह अगर आपकी तरफ है तो आप मेरा मुंह देख सकते हो लेकिन मेरा बैक नहीं देख सकते. ठीक है, तो वैसे ही आप जब सामने की तरफ खड़े हो तो आपको यहाँ पे अगर कोई चीज़ पड़ी है तो उसकी पीठ नहीं दिखेगी, उसके सामने का हिस्सा ही दिखेगा. सेम थिंग इफ़ यू आर स्टैंडिंग हियर, दैट साइड वॉन्ट टू बी विजिबल. तो टोटल साइड्स हमेशा, टोटल लायंस कितने हैं, 4 हैं, लेकिन विजिबल कितने हैं, 3 विजिबल हैं. विजिबल सिर्फ 3 है. इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा. ओके, फिर बात करते हैं इसकी. तो माना जाता है कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अशोक जो है माना जाता है कि ये उनके टाइम में बना था, उन्होंने बनवाया था. इट इज सेड दैट इवन अशोका इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स फ्रॉम आवर हिस्ट्री नोन टिल टुडे. एंड इट इज सेड दैट all the instructions, all the rules, all the regulations he made, he delivered it to other people, to the common masses with the means of inscriptions. ओके, इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो हार्ड सरफेस पे जब कुछ लिखा जाता है तो हम उसे इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं. ओके, तो इंस्क्रिप्शंस जो है उस सब पे ये लिख करके उन्होंने अपने जितने भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो दिए. लेकिन ये इंस्क्रिप्शंस लिखे कहाँ, तो आपके पिलर्स पे लिखे. ठीक है, रॉक्स के जो आपके सरफेसेस थे, रॉक सरफेसेस, उन पे लिखे गए. ठीक है, घर के बाहर नेम प्लेट लगी होती है ना, तो देखा होगा ना, वो
पत्थर होता है, उस पत्थर के अंदर लिखा होता है। सिमिलरली रॉक सरफेसेस पे लिखे गए हैं। वी हैव माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस, माइनर रॉक एडिक्ट्स, वी हैव मेजर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिलती है। अब बात की जाए अशोका कौन से एम्पायर को बिलोंग करते थे, कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ठीक है, तो उनका क्या था। तो अगर उनकी डायनेस्टी की बात की जाए तो उनकी डायनेस्टी कौन सी थी? इट वॉज मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, नाउ लेट मी नरेट अ स्टोरी टू यू। एक स्टोरी सुनाती हूँ। देखो, इस पहले ना महापद्मनंदा नाम के रूलर थे। महापद्मनंदा, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी थी, उसके लास्ट रूलर थे और उनका नाम था महापद्मनंदा। वो रूलर थे तब एलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, ठीक है, मैसेडोनिया के जो रूलर थे, वो इंडिया पे अटैक करने के लिए आ रहे थे। उन पे ये जुनून सवार था कि मुझे दुनिया जीतनी है। तो वो उस चीज़ के लिए क्या है, ऑलमोस्ट इंडिया के बॉर्डर पे आ चुके थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे एक गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। बहुत सुना होगा चाणक्य नीति, तो चाणक्य के बारे में बहुत सुना होगा। तो ये जो चाणक्य थे ना, ये आते हैं महापद्मनंदा के पास, उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज आप आसपास के जितने भी रूलर्स हैं उन सबको यूनाइट करना शुरू कीजिए, इकट्ठा कीजिए। एलेक्जेंडर जो है वो बिल्कुल दरवाजे तक आ चुका है, ऐसा ना हो कि वो भारत में घुस जाए। महापद्मनंदा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि मूर्ख ब्राह्मण, तू मुझे सिखाएगा कि राज कैसे करना है। तो ऐसा मानते हैं कि उनकी चोटी खोल दी गई थी। आपको पता होगा ना, ब्राह्मण लोग जो है वो पीछे एक चोटी रखते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि उनके बाल खोल दिए गए थे और उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करके वहाँ से निकाला गया था। जब वहाँ से निकाले जा रहे थे तो कहते हैं कि चाणक्य ने शपथ ली थी कि मैं अपने बाल तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुझे यहाँ से हटा नहीं देता, मैं तेरा राजपाट खत्म नहीं कर देता। ऐसी शपथ लेके चाणक्य जो है वो वापस तक्षशिला की तरफ चल पड़ते हैं, वापस लौटते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त से, ठीक है। चंद्रगुप्त जो होते हैं ना, वो एक स्लेव होते हैं, एक दास की तरह काम कर रहे होते हैं। उनके किसी अंकल वगैरह ने उसे किसी को बेच दिया होता है, तो चंद्रगुप्त को अपने साथ चलने को बोलते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त जो अपनी स्टोरी है वो बता देता है चाणक्य को, मैं नहीं जा सकता, मैं एक दास हूँ। और जो भी उनका होता है कॉन्वर्जेशन, तो जो उसका ओनर होता है ना, उस चंद्रगुप्त के जो ओनर होते हैं उनके पास चाणक्य जाते हैं। वह उनसे बात करके अपने साथ, उनको जैसे तैसे मना करके चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले जाते हैं, वहाँ उनको ट्रेन करते हैं। फिर चंद्रगुप्त आकर के एक दिन महापद्मनंदा पे हमला करके उनके एम्पायर को खत्म करके एक नए एम्पायर को इस्टेब्लिश करते हैं, एक नई डायनेस्टी बनाते हैं। नंदा डायनेस्टी खत्म हो जाती है और एक नई डायनेस्टी बनती है। इस डायनेस्टी का नाम पड़ता है मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी। तो चंद्रगुप्त मौर्य इनके फर्स्ट रूलर थे। इनको सबसे ज्यादा अगर हेल्प किसी ने की तो इनको हेल्प करने वाले चाणक्य थे। जैसे हम कहते हैं ना, अकबर के लिए बैराम खान जो है वो बहुत ज़रूरी थे। अगर बैराम खान नहीं होते तो अकबर शायद राजा नहीं बन पाते। वैसे ही अगर चाणक्य नहीं होते तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य भी कभी राजा नहीं बन पाते। तो चाणक्य जो है ना, ही वॉज द किंग मेकर। ओके, इन्होंने मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया था अराउंड 2300 ईयर्स अगो। 2300 साल पहले जो है इन्होंने इस एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। उसके बाद में बहुत सारे चाणक्य के आइडियाज जो है वो हमें एक बुक में मिलते हैं। एक बुक है, इट इज नोन एज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वो किताब है जिसमें हमें चाणक्य के बहुत सारे आइडियाज लिखे हुए हमें मिलते हैं। फिर वो सिटी को गवर्न कैसे करना है, हाउ टू मेंटेन द आर्मी, व्हाट अ किंग शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चाणक्य ने इन अपनी ये जो बुक है अर्थशास्त्र, इसमें हमें देखने को मिलता है। मूविंग अहेड, इस टाइम ये हमने सब कर लिया है। अशोका फर्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर नोन, इंस्क्रिप्शन, पिलर, रॉक सरफेस हमें मिलती है। 2300 years ago, Chandragupta Maurya laid the foundation for the Mauryan Empire. He was supported by Chanakya. His other name was Kautilya.
His book Arthashastra, it is very important book as I already told you. Then switching to some important cities. अब ये जो मौर्यन डायनेस्टी है इसकी कुछ important सिटी तो रही होगी इस एम्पायर में, कुछ तो जो उनका एम्पायर बना, जो उनका राज जितने भी एरिया में फैला हुआ था उसमें कुछ important सिटीज होंगे। जी बिल्कुल थी। एक हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया तक्षशिला, ठीक है, ये एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। ओके, देन एक है पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। वन इज उज्जैन, बहुत पॉपुलर है रिलीजियस वाइज। ओके, तो ये कुछ चीज जगह थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, ठीक है। इवन जो तक्षशिला है बिकॉज वो बिल्कुल फ्रंटियर्स पे लगती है इंडिया के, ठीक है, उस टाइम के इंडिया के। तो तक्षशिला जो था ना वो नॉर्थ वेस्ट के लिए गेटवे था। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपको जाना है ना तो वो रास्ता जो था वो तक्षशिला से होकर के गुजरता था। तक्षशिला वो दरवाजा है जिसको खोल के आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा सकते हो। ओके, उज्जैन की बात करो, उज्जैन वो जगह थी जो नॉर्थ और साउथ इंडिया के रूट पे पड़ती थी, इन बिटवीन पड़ती थी। ये उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट सिटी जो है फ्लरिश हो जाती है उसके बाद में, क्योंकि ये रूट पे पड़ रही है। तो जितने भी मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स है, क्राफ्ट पीपल है, वो इन्हीं सिटीज़ के अराउंड आते जाते रहते होंगे। तो जिसकी वजह से ना जो रास्ते में पड़ती हुई सिटी है ना उसका डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है। तो ये बहुत ही हाईली डेवलप हो गई, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी थी। ये जो 3 सिटीज़ है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, लोग मेजर जो है यहीं पे रहना शुरू हो गए। ये तो बात होगी सिटीज़ की। आसपास में कुछ विलेजेस भी होंगे। उन विलेजेस में कौन रहते थे? फार्मर्स, हर्डर्स, वही रहते होंगे ना। तो फार्मर्स और हर्डर्स जो है वो इनके आसपास के विलेजेस में रहते थे। अगर सेंट्रल इंडिया की बात करोगे तो वहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट है, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस गैदर करने वाले लोग भी रहते होंगे। तो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर होता था और एनिमल भी हंट होंगे। तो यहाँ पर हंटर्स भी रहते होंगे और गैदरर कम्युनिटी भी रहती होगी। तो ये दोनों कम्युनिटीज़ भी हमें यहाँ पे मिलती थी। लोग जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते होंगे। इवन इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम टुडे फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, यू विल फाइंड कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वो डिफरेंट है। गुजरात में कुछ है, महाराष्ट्र में कुछ है, कर्नाटका में कुछ है, कश्मीर में कुछ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कुछ है, यूपी में, बिहार में, सब जगह बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। इवन इफ यू आर गोइंग टू ट्रेवल फॉर नेक्स्ट 200 किलोमीटर्स, लैंग्वेज बदल जाएगी। ओके, हरियाणा की लैंग्वेज आप यूपी के बॉर्डर तक जाते जाते देखोगे ना तो वहाँ हरियाणवी चेंज हो जाती है। राजस्थान की तरफ आते आते देखोगे वहाँ चेंज हो, राजस्थान से आप फर्दर नीचे की तरफ जाओगे धीरे धीरे लैंग्वेजेस जो है स्विचिंग, एज यू विल स्विच द सिटीज लैंग्वेजेस विल चेंज। तो ये आप देखते हो। तो वहाँ पर भी जो है लैंग्वेजेस बहुत अलग अलग सी लैंग्वेजेस जो है वहाँ पे भी बोली जाती थी, उनका भी यूज़ होता था। क्या सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट होती थी? नहीं, लोगों का खाना भी डिफरेंट होगा, लोगों का क्लोथिंग भी डिफरेंट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इफ़ यू आर लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर यू आर गोइंग टू हैव वुलन क्लोथ्स, लेकिन यही आप राजस्थान में जुलाई के महीने में नहीं पहन सकते हो, ठीक है। तो क्लोथ्स भी डिफरेंट होते थे, फूड डिफरेंट होता है। साउथ इंडिया का फूड नॉर्थ इंडिया के फूड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। ईस्ट इंडिया का फूड वेस्ट इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और ये सारा आपस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो हर रीजन का अपना डिफरेंट डिफरेंट एरिया होता था। तो डिफरेंट एरियाज के साथ डिफरेंट फूड हैबिट्स, डिफरेंट क्लोथिंग, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, सब कुछ बदलता है। हिस्ट्री को ना प्रेजेंट से कनेक्ट करो। आज क्या क्या देखते हो वही पहले भी होगा। पहले कोई दुनिया कोई उल्टी थोड़ी घूम रही थी, ऐसी घूम रही थी जैसे आज घूम रही है, ऐसी चल रही थी जैसे आज चल रही है। इनोवेशंस हो चुके हैं, अभी नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, कोर तो आज भी वही है। ऐसा थोड़ी है कि आज की डेट में हड्डियां हमारी स्टील से बनी हुई है, नहीं, वो तो पहले भी कैल्शियम से थी, आज भी कैल्शियम से। तो सेम थिंग, जो हमेशा कोर होता है वो हमेशा सेम ही रहता है। ओके, देन ये एक एम्पायर का मैप दिया हुआ है आपके, मौर्यन एम्पायर का। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है वो मार्क्ड है। ये रेड डॉट्स भी जितनी भी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। और जो ये ब्लैक में है जैसे उज्जैन हो गया, ये आपका पाटलिपुत्र, ये तक्षशिला, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। गिरनार, सोपारा, ये इंपॉर्टेंट है। मस्की, येरनगुदी, येरागुद्दी, ब्रह्मगिरी, ठीक है, कलिंगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तो स्टोरी आई नरेटिव इन अ वाइल।
सांची स्तूपा हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में भी, तो सांची कहाँ है ये भी देख लो, उज्जैन ये रहा, ठीक है। टोपरा ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ओके। मेरठ ये रहा। लुम्बिनी वी हैव रेड अबाउट इट इन द लास्ट चैप्टर, ठीक है। कौशाम्बी ये आपका सारनाथ, ठीक है। तो ये कुछ जगह है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस मैप को आप ध्यान से रखिएगा अपने पास और इसको देखते रहिएगा बार बार। ये जो यहाँ पे जो आपको विजिबल नहीं हो रहा है ना, ये कांधार था यार, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी। नाउ रूलिंग द एम्पायर, इससे पहले आपके एक टॉपिक दिया है, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। एम्पायर्स जो है वो किंगडम्स के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, और क्योंकि वो बड़े हैं तो उनको मैनेज करने के लिए ऑफिशियल्स भी ज़्यादा होंगे, प्रॉपर टैक्स कलेक्शन होने वाला है, तो सारा कुछ जो है वो प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से होगा। रूलिंग द एम्पायर, लुक एम्पायर जितना बड़ा होता है ना, उतना ही उसको मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव इंडिया एज अ कंट्री, ठीक है, इंडिया हमारी कंट्री है। वी हैव आवर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो हर स्टेट में जाके उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन देख सके। दैट्स वाई वी हैव सीएम। लेकिन एक सीएम के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट में जा करके काम संभाल सके। वी हैव एमएलए, एमएलए के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर डिस्ट्रिक्ट में हर विलेज में जाके सारा काम देख सके। दैट्स वाई वी हैव पंचायती सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, दैट टू हैज़ 3 टायर्स इन इट। जिला लेवल पे हमारे पास जिला परिषद वगैरह होते हैं, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। टॉकिंग अबाउट राजस्थान, हमारे पास है जिला प्रमुख है, जिला परिषद होती है। ब्लॉक लेवल पे हमारे पास प्रधान है, विलेज लेवल पे हमारे पास सरपंच होता है। तो 3 टायर सिस्टम है, 3 डिफरेंट लेयर्स हमें जो है देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे प्रैक्टिकली वहाँ पॉसिबल नहीं है हमारे, अब अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, वैसे ही उस टाइम पे, जबकि अभी तो हमारे पास देख लो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यू विल टेक लेस देन 3 आवर्स 4 आवर्स, ठीक है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हो यार 24 घंटे में, तो एट प्रेजेंट यू हैव फ्लाइट्स अवेलेबल। तो मैं तो सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ ना, आप एक कोने से दूसरे कोने में जाने में कितनी देर लगाओगे, 4 घंटे 5 घंटे, यू कैन गेट फ्लाइट्स फॉर इट, राइट। बट स्टिल ये पॉसिबल नहीं है कि एक अकेला प्राइम मिनिस्टर पूरे कंट्री को मैनेज कर ले। तो हम तो उस टाइम की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास ट्रेन्स नहीं थी, हमारे पास स्टीम इंजन्स नहीं थे, हमारे पास साइकिल्स भी नहीं थी। तो हम तो बहुत पुराने वक्त की बात कर रहे हैं, जब लोग घोड़े पे जा रहे होते थे इधर से उधर। फ़ोन्स नहीं थे, इंटरनेट कनेक्शंस नहीं थे कि आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप यहाँ बैठे कुछ भी पोस्ट करो 10 मिनट में सामने वाले के पास ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इन्फॉर्मेशन चलेगी। ऐसा नहीं होता है, वायरल नहीं होता था कुछ भी, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। तो जाहिर सी बात है एम्पायर अकेला तो पूरे एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो जो बेसिक सेंटर पॉइंट होता था ना, जैसे स्टेट की कैपिटल हो गई, एम्पायर की जो भी कैपिटल होती थी, वहाँ पे रूलर और उसकी फैमिली के साथ वो मतलब रह रहा होता था। तो वहाँ पे जो है डायरेक्ट कंट्रोल होता था किंग का। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाटलिपुत्रा, वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका है, किंग का है। फाइन, पाटलिपुत्रा के अराउंड जितना भी एम्पायर है, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता था, आसपास का जो इलाका है उसको ये आराम से मैनेज कर लेता था। तो उस पर डायरेक्ट कंट्रोल इसका रहता था। इसका मतलब वो ऑफिशियल्स को, ये आसपास में जितने भी गांव वाले हैं जो रह रहे होंगे, फार्मर्स होंगे, हर्डर्स होंगे, आपके क्राफ्ट पर्सन होंगे, ट्रेडर्स होंगे, जो भी आसपास विलेजेस टाउन्स में रह रहे थे, इन सब से टैक्स कलेक्शन के लिए वो एक ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर देता था कि इन सब से ना टैक्स तुम कलेक्ट करके ले आओ और लाके मुझे दे दो। इवन ऑफिशियल्स वर एम्पावर्ड टू पनिश देम इफ एनीबडी डिसओबेज, ओके। सो नोबडी इवन डेयर टू डिसओबे। इफ यू आर गोइंग टू डिसओबे, अगर आप बात नहीं मानोगे तो ऑफिशियल्स आपको पनिश करेंगे, उनको ये पावर दी हुई है, तो आपको बात माननी पड़ेगी, आपको रूलर्स के ऑर्डर्स लेने होंगे। बहुत सारे ऑफिशियल्स जो है उनको सैलरीज दी जाती थी इन कामों के लिए, ठीक है। उस टाइम पे मैसेंजर्स भी होते थे और स्पाइस भी होते थे। मैसेंजर्स जो आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, स्पाइस जो होते हैं वो नज़र रखने के लिए होता है कि आप ना उस पर नज़र रखो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, उस राजा पे नज़र रखो वो हम पे आकर के हमला ना कर दे। तो वो स्पाइस होता है, जासूस जिसे बोलते हैं। तो स्पाइस वगैरह जो है वो भी इन ऑफिशियल्स पे, पर्टिकुलरली जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, इन पे नज़र रखने के लिए स्पाइस को लगाया जाता था कि ये कोई गड़बड़ नहीं करे, क्योंकि इन ऑफिशियल्स ने गड़बड़ की तो राजा का तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा।
देन एम्परर जो था ऑब्वियसली वो जो है अब ऑफिशियल्स की बात करते हैं. whom were they responsible to? they were responsible to the certain ministers. कुछ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते थे. ठीक है, ये जो है उन मिनिस्टर्स को जाके रिपोर्ट करते थे और मिनिस्टर्स जो है वो एम्परर को रिपोर्ट करते थे. मिनिस्टर जो है वो एम्परर को रिपोर्ट कर रहे. ठीक है, तो यानी एम्परर इज गोइंग टू कंट्रोल देम विद द हेल्प ऑफ दीज मिनिस्टर्स एज वेल एज दीज स्पाइस. ठीक है, सबकी हेल्प लेके उनको कंट्रोल किया जाता था. ओके, मिनिस्टर्स होते कौन थे? जनरली उन लोगों को मिनिस्टर बनाया जाएगा जिन पे राजा ट्रस्ट कर सकता है. दैट मीन्स फ्रॉम विद इन फैमिली. तो हमेशा जो है वो रॉयल फैमिली से ही, अपनी ही फैमिली से, चाचा बाबा के बच्चे हो गए, बुआ के हो गए, मामा के हो गए, उन्हीं लोगों को जो है मिनिस्टर्स अपॉइंट किया जाता था. ओके, उसके बाद में कुछ और एरियाज प्रोविंसेस भी होते थे. ठीक है, उनको प्रोविंशियल कैपिटल के थ्रू जो है रूल किया जाता था. लाइक आई हैव दिस एज अ मेन कैपिटल, बट मेरा एम्पायर इतनी दूर में फैला हुआ है. अब यहाँ पे भी एक प्रोविंशियल कैपिटल बना दी, दैट इज फॉर द सेकेंड कैपिटल जिसको बोल दिया. एक यहाँ बना दी ताकि ये भी अपने आसपास के एरिया को अच्छे से मॉनिटर कर सके. ठीक है, ऐसे एक यहाँ बना दी. तो ये एक तरीका होता था दूसरी जगह को कंट्रोल करने का. तो जो प्रोविंशियल कैपिटल है उसमें हमें दिया एग्जाम्पल दिया है तक्षशिला और उज्जैन का कि ये क्या थी, हमारी प्रोविंशियल कैपिटल्स थी मौर्यन एम्पायर की. ओके, कुछ कंट्रोल इन पे पाटलिपुत्र का ऑब्वियसली था. ठीक है, लेकिन जो रॉयल प्रिंसेस थे उनको जो है ना गवर्नर बना के यहाँ पे भेज दिया जाता था कि तुम गवर्नर हो, इस एरिया के तुम गवर्नर हो, उस एरिया के तुम गवर्नर हो, अब जाओ यहाँ पे ना अच्छे से रूल करो. तो वो क्या करते थे, लोकल कस्टम्स वगैरह जो थे, रूल्स वगैरह, उन्हीं को फॉलो करते होंगे. जाहिर सी बात है, अगर आपको आ करके किसी जगह पे राज करना है तो ज़रूरी है आप उन लोगों को समझो. अगर उनको दबाने की कोशिश करेंगे ना तो वो दबेंगे नहीं. वो अगर सारे मिलकर साथ आपके अगेंस्ट आ गए तो वो आपके लिए हार्मफुल है. ठीक है, इफ यू वांट टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इनकलकेट देयर कल्चर इनटू योर वर्किंग, योर एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो लोकल कस्टम्स थे, जो भी रूल्स वगैरह थे, जनरली वही फॉलो अप होते थे और उसी के ज़रिए इन सबको मेंटेन किया जाता था. ओके, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखो वाटरवेज आर ऑलवेज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट. क्यों? क्योंकि आपको रोड बनानी नहीं पड़ रही है ना, पानी तो ऑलरेडी है, उसका क्या आप बनाओगे. केनाल जरूर बनानी पड़ सकती है लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा. रोडें टूटती है, उनको वापस रिपेयर करना पड़ता है, पानी टूटेगा नहीं, उसको रिपेयरिंग नहीं. तो कॉस्ट बेनिफिट बहुत है, ये आपको बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली जो है सस्ता पड़ता है. तो ट्रांसपोर्ट रिवर से सबसे ज़्यादा होता था. फर्दर कुछ रोड्स भी बनाई जाती, ऑब्वियसली नॉट एज कंक्रीट एज वी फाइंड इट टुडे. मेगा हाईवेज नहीं थे जैसे आज हैं. ठीक है, लेकिन हाँ रोड्स भी बनाई जाती थी और दोनों के जरिए ट्रांसपोर्टेशन जो है होता था. रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते थे इन द फॉर्म ऑफ बोथ टैक्स एज वेल एज इन फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट. ट्रिब्यूट क्या होता है? अपनी मर्जी से लाके मैंने आपको जो दे दिया, जितना दे दिया आपने एक्सेप्ट कर लिया. टैक्स फिक्स है कि आपको 2% देना है तो देना है, 4% देना है तो देना है. ट्रिब्यूट तो आपके पास जितना है आप उतना दोगे ना, जो आपके पास है ही नहीं आप दोगे कैसे. बट टैक्स तो फिक्स है, आपने इतना कमाया आपको इतना देना है. ओके, देन मूविंग अहेड, एग्जाम्पल दिया एक अर्थशास्त्र का. अर्थशास्त्र में दिया है कि नॉर्थ वेस्ट से जो है उनको ब्लैंकेट मिल. देखो नॉर्थ वेस्ट यानी जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में ठंड है, ठंड है तो वहाँ से ब्लैंकेट्स ही आएंगे. ठीक है, वहाँ से आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि कोई गर्मी की चीज़ आ रही है. जहाँ पे सर्दियाँ वहाँ से सर्दी की ही चीज़ आएगी. उसके बाद में बात करें अगर साउथ इंडिया की, तो KGF मूवी आई होप सबने देखी होगी. इट इज़ कोलार गोल्ड फील्ड माइंस. तो कहाँ की है वो? कर्नाटका की, यानी साउथ इंडिया. तो गोल्ड प्रीशियस स्टोन्स कहाँ से आ रहे हैं आपके? साउथ इंडिया के. दे वर इवन कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट्स, समटाइम्स वर पेड एज टैक्स एज वेल. वैसे टैक्स नहीं होता था, जनरली एक ट्रिब्यूट के फॉर्म में ही जो है इन रिसोर्सेज को मतलब राजा को गिफ्ट अप किया जाता था. फिर आसपास में फॉरेस्ट रीजन भी था, तो फॉरेस्ट रीजन से एलिफेंट मिल जाता था फॉर देयर आर्मी. कितना अच्छा बेनिफिट था उनके पास आर्मी के लिए. देन दे गॉट टिम्बर फॉर मेकिंग ऑफ ऑल द वुडन स्ट्रक्चर्स. तो टिम्बर जो है वो बहुत अच्छी होती है, वुड होती है. फिर देन यू गेट हनी, यू गेट वैक्स. ठीक है,
ये सारे कहाँ आते थे? मॉडर्न ऑफिशियल्स को एज अ गिफ्ट, एज अ ट्रिब्यूट जो है वो आते रहते थे। लोग जो उसके फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, वो ये सब फॉरेस्ट से, जंगल से ला ला के इन मुगल ऑफिशियल्स वगैरह को देते रहते थे, उनको खुश रखने के लिए। आज भी होता है ना, वी हैव आवर ऑफिसर्स। तो जब ऑफिसर्स कहीं जाते हैं, ठीक है, आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, तो उनको उनके वेलकमिंग के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है। वो इवन जब लीव करते हैं एक प्लेस से तो उनको गिफ्ट्स जाता है। तो मैं घूस देने की बात नहीं कर रही हूँ, घूस आगे वाला मांग करके देता है। गिफ्ट्स आप अपने मन से देते हो, दैट इज गिफ्ट। ओके, मैं ब्लैक मनी कमाने की बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करप्शन ओवर हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट गिफ्ट्स एंड ट्रिब्यूट्स। तो वो अपनी मर्जी से जो लोग दे रहे थे, वो उस टाइम के ऑफिशियल्स को भी दिया जाता था। Next is Ashoka, a unique ruler. Look, he was the first ruler who delivered his messages through the mode of inscriptions. Inscription, something that is prescribed on hard surfaces. On hard surfaces. आपके मेटल स्टोन वगैरह कुछ ऐसा हो गया तो उसको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ये हमने किया है फर्स्ट चैप्टर के समरी में, ठीक है, जहाँ मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया, वहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो अशोका ऐसा पहला रूलर था जिसने वो कम्युनिकेटेड विद द कॉमन पीपल विद द हेल्प ऑफ देयर इंस्क्रिप्शंस, जिन्होंने इन शिलालेखों की मदद से सबसे पहली बार किसी अपने जो आम जनता है उससे बातचीत की थी। अशोका के इंस्क्रिप्शंस अगर मेजरली अगर आप लैंग्वेज देखो तो इट वाज मेजरली रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, और उसकी स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। लिपि की अगर बात की जाए, लिपि कौन सी थी, तो दैट वाज ब्राह्मी। लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत। वाई प्राकृत? बिकॉज इट वॉज द लैंग्वेज विच वॉज अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल। आम जनता को यही भाषा समझ आती थी। जब कोई बात मुझे आपको समझानी है तो मैं उसको आप ही की भाषा में समझाऊंगी, मैं उस भाषा में आपको नहीं समझा सकती जो भाषा आपको आती ही नहीं है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन लैंग्वेज, देर वोंट बी एनी पॉइंट ऑफ मी एक्सप्लेनिंग यू वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है। अगर वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसी भाषा में एक्सप्लेन कर, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उसे कितना भी अच्छा क्यों ना एक्सप्लेन करूँ, वो आपके सर के ऊपर से ही जाएगा। इसलिए इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में सब कुछ जो है प्रोपाउंड किया। नाउ वी हैव अ स्टोरी विद रिगार्ड्स टू कलिंगा, अशोकाज वॉर इन कलिंगा। कलिंगा है कहाँ? कोस्टल उड़ीसा में। आई जस्ट सॉ यू द मैप, कलिंगा, ठीक है, ये रहा कोस्टल उड़ीसा के पास ये है, ठीक है। आई जूम इट फॉर यू, इट इज नियर कोस्टल उड़ीसा, बिल्कुल कोस्ट पे उड़ीसा के, ठीक है। देन अशोका इकलौता ऐसा रूलर है वर्ल्ड का जिसने जीतने के बाद, किसी जगह को जीतने के बाद में युद्ध करना छोड़ दिया। लुक इट एज अ ह्यूज स्टोरी बिहाइंड इट। होता क्या है, अशोका जो है वो कलिंगा को बहुत टाइम से कनकर करने की कोशिश कर रहे थे, अराउंड 8 साल के, अराउंड लगभग 8 साल से। सो लेट मी टेल यू द स्टोरी। देखो, अशोका जो है ना वो लगभग 8 साल से कोशिश कर रहे थे कि वो कलिंगा को जो है एक्वायर कर ले, लेकिन नहीं कर पा रहे थे अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद में क्या हुआ, वो युद्ध करते हैं, बहुत बुरी तरीके से युद्ध चलता है, और वो जैसे तैसे बहुत मेहनत के बाद में कलिंगा को एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जिस दिन उन्होंने एक्वायर किया, इट्स अ स्टोरी, ओके, ये र्यूमर्स भी हो सकता है, बट हाँ ऐसी एक स्टोरी है जो चलती है कि जो कलिंगा के महारानी थी ना, वो आती है जब ये जश्न चल रहा होता है उनकी जीत का, तो वो महारानी आती हैं और वहाँ पे जब नृत्य चल रहा होता है तो वो वहाँ पे उनके जो डांसर्स होती हैं उनके साथ डांस करती हैं। एंड जब वो लीव करने वाली होती है ना, तो वो कलिंगा के जो ये नए राजा बने होते हैं अशोका, इनके पास जाके बोलते हैं कि तुम किस चीज़ की खुशी बना रहे हो, तुमने युद्ध तो जीत लिया है पर एक बार युद्ध भूमि में जाके देखो कि तुमने क्या कुछ गवाया है। तो particularly what she is trying to do, what is she trying to convey, she asked the king to go and visit the place where all the massacre took place, जहाँ पे ये वॉर हुआ है, just go and visit that place once। अशोका मतलब बहुत ज़्यादा फिल्ड हो जाता है ऐसे, उसको बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आता है कि मुझे ऐसे कैसे कह दिया, तो ही जस्ट गो एंड विजिट दैट प्लेस and he was very shocked to see that more than 1.5 lakh यानी 1,50,000 people
अराउंड दैट लोगों को कैप्चर किया गया है, लाखों लोग जो है वो बेचारे मारे गए हैं, इधर उधर यूं डेड बॉडीज पड़ी है। एंड इट फिल्ड हिम विद सॉरो एंड ग्रीफ। उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का दुख होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मतलब एक जगह को जीतने के लिए सिर्फ खुद के लिए मैंने इतना सब कुछ कैसे कर दिया यार, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, जो लोग अपने मतलब मेरी वजह से कितने लोगों का है जो अपना जिन्होंने अपने सबसे करीबी लोगों को खो दिया है, हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। ओके, कितने लोग, कितने सर्वेंट्स हैं, स्लेव्स हैं, कितने आर्मी के लोग हैं जो मारे गए। तो ये बहुत ज़्यादा उनको सैड फील होता है। तो इसके बाद में जो है ना, उनको इतना ज़्यादा ग्रेफ होता है कि वो कनकेस्ट को गिव अप कर देते हैं कि आज के बाद मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। लेकिन उन्होंने हथियार चलाने छोड़े थे, भूले नहीं थे। उन्होंने एक चीज़ बड़े साफ साफ बोली कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं चला के युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे इलाके में झांके तो मैं तुम्हें कहीं का छोड़ूंगा भी नहीं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर अपना कनकेस्ट जो है गिव अप कर दिया। और इसके बाद में अशोक जो है वो ये डिसाइड करता है कि आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व द धम्म। ठीक है, and I will teach other people the Dhamma as well. This is something that he believed in and he propounded it. He believed that I have to win people now. मैंने जगह जीती है, लोग नहीं जीते, उनके दिल नहीं जीते। वो मारा नहीं, सब बातें उनको बोल के जाती है कि तुम लोगों को जीत नहीं पाओगे, जगह जीत के भी तुमने क्या हासिल कर लिया जब तुमने इतने लोगों को मारा है। He was filled with it कि यार मैंने जगह जीती है, लोग नहीं जीते, अब ना मैं लोगों को जीतूंगा। और ऐसे नहीं है कि उन पर ज़बरदस्ती खुद को इम्पोज करके जीत, नहीं, मैं प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से इन लोगों को जीतूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किए, मैसेजेस इंस्क्राइब करने शुरू कर दिए, इंस्क्रिप्शंस लिखी, बहुत सारी जो चीज़ है वो लिखी। अब एक टर्म आपको बार बार आएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जब हम शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, धम्म। इसको मैंने अभी बोला भी था। धम्म क्या है, प्राकृत वर्ड है ये। किसके लिए, धर्म के लिए। धर्म को प्राकृत में धम्म लिखते हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, वन एंड द सेम थिंग। बट इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज का डिफरेंस है कि इट इज़ प्राकृत, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया। तो ये पूरी स्टोरी थी जिसके बाद में अशोका ने युद्ध त्याग दिया कि आज के बाद मैं कभी लड़ाई करूंगा ही नहीं। स्विचिंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट वाज अशोकास धम्म। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज द प्राकृत वर्ड जिसका मतलब क्या है, धर्म है, धर्म। ओके, धर्म में क्या था, इसमें किसी एक गॉड की वर्शिप थी, जी नहीं। तो क्या कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म करने थे, जी नहीं। तो ये एग्जैक्टली था क्या, लोग अलग अलग धर्म के लोग साथ में रह रहे थे, अलग अलग विचार थे, सब लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस रखते थे, जिसकी वजह से सोसाइटी में ऑफन कॉन्फ्लिक्ट रहता था। ठीक है, अब क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट रहता था तो अशोका ने क्या किया, हर धर्म से एक एक अच्छी चीज उठानी शुरू कर दी। जो सब धर्म में अच्छी अच्छी बातें थी ना वो सब उठा ली। उन्होंने एक अलग से फॉर्मेट बना दिया, रूल्स बना दिए कि ये अच्छी चीज़ें हैं, ये हर धर्म में है, ये होनी भी चाहिए, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसकी एक लिस्ट तैयार कर ली। ये थी उनका धम्म पॉलिसी, ये था उनका धम्म। ठीक है, किसी एक की वर्शिप नहीं है, किसी टाइप का कोई सेक्रीफाइस नहीं है। वो बेसिकली खुद बुद्धा जो थे ना उनकी टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू इट। इवन उन्होंने ना बुद्धिज्म को सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया। ओके, हुआ क्या ना कि उनको लगता था कि ये सिर्फ जैसे एक फादर की ड्यूटी होती है ना कि वो अपने बच्चों को समझाए, वैसे ही एक राजा की भी एक ड्यूटी है कि वो अपना जो सब्जेक्ट है, जो उनके प्रजा है, उसको सही रास्ता दिखाए, उसको समझाए। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया। जैसे डिफरेंट रिलीजन्स थे, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, बहुत सारे एनिमल का सेक्रीफाइसेस हो रहा था, स्लेव सर्वेंट्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, घर में जो है भाई भाई को मार रहा है, पड़ोसियों के साथ सबकी लड़ाई हो रही है, एक दूसरे की ज़िंदगी में टांग घुसेड़ी जा रही है। ठीक है, लेग पुलिंग की जा रही है। तो इस सब से ना अशोका को मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने कोशिश की कि मैं इस सबको ठीक करूँगा। इसलिए उन्होंने सारे बेस्ट पॉइंट्स उठा करके एक लिस्ट तैयार की और उसको धम्म बना दिया और बोला कि अब सब इसको फॉलो करेंगे। अब उनके बनाने से क्या, हम फॉलो करेंगे तब है ना, रूल तो हमारे भी बहुत स्ट्रिक्ट बनाती है गवर्नमेंट, फॉलो कितने लोग करता है। तो उन्होंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, खाली रूल बनाने से काम नहीं होगा, मुझे ऐसे स्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स चाहिए जो इसको इम्प्लीमेंट भी करवा सके। तो उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जो ये बताएंगे, वो जो लोगों को जो धम्म पढ़ाना है एक जगह से दूसरी जगह जा करके, वो ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो ये काम करेंगे।
और इन ऑफिशियल्स को बोलता है धम्म महामत्तास। ओके, धम्म महामत्ता। धम्म महामत्ता को ये ड्यूटी दे दी गई कि आप जगह जगह जाओ, मेरे इस जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं सोचता हूँ, जो ये मेरी सोच है, मेरा धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसे लोगों में फैलाओ, उनको समझाओ ये कॉन्सेप्ट है क्या, और उनसे फॉलो भी करवाओ। जो नहीं कर रहे हैं ना फॉलो, उनको पनिश करो, लेकिन उनसे ये फॉलो करवाओ। ठीक है, ये धम्म है। एट प्रेजेंट एक हम आर्टिकल 44 के बारे में बहुत सुनते हैं। 44 यूनिवर्सल सिविल कोड। ठीक है, ये उसका फर्स्ट एग्जाम्पल था यूनिवर्सल सिविल कोड का, द मोस्ट एंशियंट एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल सिविल कोड, धम्म, अशोका का धम्म। तो आप इस चीज को उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। वो हम फर्दर पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की हमारी सीरीज है, जिसको अभी इन बिटवीन रोका हुआ है, उसको जो कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो है मैं ये चीजें आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी। देन धम्म महामत्ता, जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, सब लोगों को पढ़ाते हुए जा रहे थे। इसके साथ साथ अशोका ने क्या किया, रॉक्स और आपके जो पिलर्स थे, ठीक है, रॉक और पिलर्स वगैरह हो गए, उन सब पे इंस्क्रिप्शंस जो है वो लिखने शुरू कर दिए और ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया कि जो लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्राकृत में लिखे जा रहे हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट वगैरह वो सब यूज हो रही, जो लोग पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ लेंगे, बट एवरीबडी वॉज नॉट एजुकेटेड ऑब्वियसली, सो दोज हु कैन नॉट रीड, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम फिजिकल डिसेबिलिटी और एनी ऑफ द रीजन, किसी भी वजह से अगर वो खुद से नहीं पढ़ पा रहे, तो ही अपॉइंटेड सर्टन ऑफिशियल्स। ये जो आपके धम्म महामत्ताज हैं, ये क्या करते थे, उसको पढ़ करके, उसको डिक्टेट करके वो बताते थे कि एग्जैक्टली इस मैसेज में क्या लिखा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अशोका ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लिए। व्हाट ही डिड, ही इवन सेंट हिज मैसेंजर्स टू फार अवे लैंड्स, ओके, टू द डिस्टेंट लैंड, जो दूर दराज के एरियाज है ना, इवन टू द अनदर कंट्रीज, वहां पे भी इन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे, चाहे फिर वो आपका सीरिया हो, इजिप्ट हो, ग्रीस हो, ठीक है, आपके श्रीलंका हो, इवन टॉकिंग अबाउट हिज ओन सन, उनके खुद के बेटे थे महेंद्र और उनकी बेटी थी संघमित्रा, ठीक है, उन दोनों को ही इन्होंने श्रीलंका भेजा था और वहां पे बोला था कि आप जा करके वहां भी मेरे ये धम्म का जो आइडिया है उसे प्रोपाउंड करो। उन्होंने बहुत सारी रोड्स बनाई, कुएं खुदवाए, डग वेल्स, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को प्रोवाइड करवाया गया। दिस इज अ बिग डील कि ह्यूमंस को तो सभी करवा रहे थे, ही प्रोवाइडेड इट फॉर एनिमल्स एज वेल। दिस वाज अ वेरी डिस्टिंक्टिव फीचर अबाउट द एफर्ट्स ऑफ अशोका। ठीक है, अब अशोका ने मैसेज क्या क्या दिए कि जो चीज़ें ज़रूरी है ना वही चीज़ें करो, ठीक है, अगर उनके बच्चे मतलब उन्होंने लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी, जैसे आप अलग अलग रिचुअल्स करते हो बच्चे के जन्म पे, शादी पे, ठीक है, उनके बीमार होने पे। देखो ये सब की ज़रूरत नहीं है, उससे बेहतर होगा कि आप लोगों को, इंसानों को इंसान के जैसे ट्रीट करो। ठीक है, आज हम कॉन्सेप्ट लेते हैं ना, बीइंग ह्यूमेन, ठीक है, ह्यूमन होना और ह्यूमेन होना दो अलग अलग बात है। इंसान होना और इंसानियत होना दो अलग बात है। इंसान के रूप में भी जानवर मौजूद है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि आपको अपने स्लेव सर्वेंट्स के साथ जेंटल होना चाहिए, अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हर किसी से ना बड़ा कंपैशनेटली आपको मिलना चाहिए, आपको यू मस्ट बी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स एवरी अदर थिंग। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपके जितने भी ब्राह्मण्स हैं, जो मॉन्क्स आते हैं, उनको आपको दान दक्षिणा देनी चाहिए, ठीक है, दूसरे धर्मों की भी इज्जत करो, ठीक है, और किसी भी तरीके से खुद के धर्म की बहुत ज़्यादा बड़ाई करना और दूसरे के धर्म को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाना, ये बहुत बुरी बात है, ये नहीं करनी चाहिए। जितनी इज्जत हम हमारे रिलीजन को देते हैं उतनी सामने वाले के रिलीजन को भी दो, और जो चीज़ गलत है वो गलत है, ठीक है, उसको गलत बोलो भी। और जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी ना कि सारे रिलीजन के जो मेन आइडियाज़ हैं, जो बेसिक, जिनको आप कोर आइडियाज़ बोलोगे, तो जो कोर आइडियाज़ है ना वो तो मोर एंड सो सारी ही सेम है। जब आपको ये चीज़ का एहसास हो जाएगा ना, उस दिन आप सबकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपाउंड की थी। ये थोड़ा बहुत आपका जो लास्ट में एक ब्लॉक दिया हुआ है उसमें ये डिटेल्स वगैरह दी हुई थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है।
मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फीड्स दिए हैं इस चैप्टर में भी, तो आई बिलीव आपने वो नोट डाउन किए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी PDF। आपको चैनल अब तक तो याद हो गया होगा, UPSC एडुकेयर के नाम से आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे। वैसे नहीं मिले तो यूज़र नेम @UPSC एडुकेयर 0918 से कर लीजिएगा। ओके, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। आई वुड नाउ टेक योर लीव। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। 8 चैप्टर हम करेंगे कल, एंड विद इन नेक्स्ट 3 days this book will be completed. Then we will begin with the another one, either the geography or the civics. Okay, so now I would like to take your leave. Thank you for attending the class. Thank you.